बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट 3 में हम लास्ट टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। नष्ट वितरण नियम। दो पूर्ण अमिश्रणीय द्रवों में कोई निश्चित विलेय मिलाने पर स्थिर ताप व वितरण समय पर दोनों प्रावस्थाओं में विलेय की सांद्रताओं का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। इसी को हम नष्ट वितरण नियम कहते हैं। अर्थात इस नियम में हम कोई भी दो अमिश्रणीय पूर्ण अमिश्रणीय द्रव प्रयुक्त करते हैं। द्रव होने चाहिए, पूर्णतः अमिश्रणीय होने चाहिए। उन दोनों के मध्य कोई ऐसा विलेय अगर उसमें डाल दिया जाए जो दोनों द्रवों में पृथक पृथक विलेय होता हो, तो विलेय मिलाने के बाद में यदि मिश्रण को अच्छी तरह से हिला दिया जाए तो प्रावस्था ए और प्रावस्था बी में विलेय का जो वितरण हो रहा है उस वितरण में प्रावस्था ए की सांद्रता और प्रावस्था बी की सांद्रताओं का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है और इसी को हम नष्ट वितरण नियम कहते हैं। मान लीजिए C6H5 और H2 दो पूर्ण अमिश्रणीय द्रव है। दोनों को एक पात्र में लेकर आयोडीन मिलाकर हिलाने के पश्चात आयोडीन की दोनों प्रावस्थाओं में सांद्रता यदि C1 व C2 प्राप्त होती है तो नष्ट वितरण नियमानुसार C1 और C2 का अनुपात हमेशा स्थिर या नियत रहता है। इसी को हम नष्ट वितरण नियम कहते हैं। अर्थात यहाँ चित्र में प्रदर्शित किया गया है कि एक पात्र है जिसमें ऊपर की प्रावस्था के रूप में C6H6 बेंजीन और नीचे द्रव H2O के रूप में है। उन दोनों प्रावस्थाओं के मध्य पृथक्करणीय परत निर्मित है जिसमें हम आयोडीन मिला रहे हैं। तो आयोडीन मिलाने पर आयोडीन बेंजीन परत में भी विलय होती है और आयोडीन जल में भी विलय होती है। तो आयोडीन का बेंजीन परत के अंदर जो सांद्रता है यदि उसको C1 करें और जल में आयोडीन जितनी घुली है या वितरित हुई है उसकी सांद्रता यदि C2 करें तो C1 और C2 का अनुपात हमेशा कांस्टेंट या स्थिर बना रहता है। अर्थात ताप यदि स्थिर रखा जाए तो दो पूर्ण अमिश्रणीय द्रवों में किसी एक विलेय का वितरण के सांद्रताओं का अनुपात हमेशा नियत रहता है, जिसमें C1 C6H6 में आयोडीन की सांद्रता को अर्थात बेंजीन परत में आयोडीन की सांद्रता और C2 H2O की परत में आयोडीन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। जहाँ C1 और C2 का अनुपात एक निश्चित गुणांक K से प्रदर्शित किया गया है जिसे कि वितरण गुणांक कहते हैं। वितरण गुणांक को या सांद्रता के अनुपात को विभाजन गुणांक के रूप में भी दर्शाया जाता है या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के रूप में भी दर्शाया जाता है। विभाजन गुणांक को हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं, माइनस में नहीं, इस तरीके से थीटा करके प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इस तरीके से और बीच में लाइन अर्थात थीटा करके हम इसको प्रदर्शित करते हैं और यही इसका विभाजन गुणांक कहलाता है। तो या तो इसे वितरण गुणांक कहें K से या फाई के रूप में विभाजन गुणांक के रूप में इसको दर्शाते हैं। फिर है नष्ट वितरण नियम और उसका व्युत्पन्न। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नष्ट वितरण नियम को कैसे व्युत्पन्न किया जाए उसकी प्रकृति है और यहाँ पर हम नष्ट वितरण नियम का व्युत्पन्न करने के लिए ऊष्मागतिकी का उपयोग करते हैं। प्रावस्था नियम व ऊष्मागतिकी की अवधारणा के अनुसार दो पूर्ण अमिश्रणीय द्रवों में विलेय के वितरण के पश्चात दोनों प्रावस्थाओं के रासायनिक गुणांक समान होते हैं। यदि दोनों प्रावस्थाओं में रासायनिक गुणांक विभव μ1 और μ2 है तो μ1 और μ2 का मान क्या होगा? समान होगा। अर्थात किसी भी दो भिन्न प्रावस्थाओं में विलेय के वितरण के पश्चात उस विलेय का भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं के अंदर रासायनिक गुणांक विभव या रासायनिक विभव का मान हमेशा स्थिर ताप और साम्य की परिस्थिति पर हमेशा समान रहता है। तो अर्थात बेंजीन और जल में यदि आयोडीन मिलाया जाए तो आयोडीन का रासायनिक गुणांक विभव μ1
बेंजीन प्रावस्था में, μ2 जल प्रावस्था में हमेशा बराबर या समान रहता है यदि साम्य स्थापित है और ताप स्थिर रखा गया है तो। म्यू को हम इस रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ये ऊष्मागतिकी से लिया गया है, और इसमें μ1 को हम μ1 नोट प्लस RT/ln A1 के रूप में और μ2 को μ2 नोट प्लस RT/ln A2 के रूप में दर्शाते हैं, जहाँ μ1 नोट और μ2 नोट क्रमशः मानक रासायनिक विभव है तथा A1 व A2 विलेय की दोनों प्रावस्थाओं में सक्रियताएं या एक्टिविटीज़ को दर्शाता है। यहाँ पर हम सांद्रता की जगह एक्टिविटी या सक्रियता का उपयोग कर रहे हैं। समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में स्थानांतरित कर दिए जाए तो प्राप्त होगा μ1 नोट प्लस RT/ln A1 इक्वल टू μ2 नोट प्लस RT/ln A2 सॉरी, या इसको पुनर्व्यवस्थित करें तो μ2 नोट माइनस μ1 नोट बराबर हो जाएगा RT कॉमन ln A1 अपॉन A2। ये है समीकरण नंबर 4। मानक रासायनिक विभव का अंतर प्रावस्था नियम व ऊष्मागतिकी के अनुसार निश्चित या स्थिर रहता है, अतः μ2 नोट माइनस μ1 नोट एक कांस्टेंट है, और समीकरण 4 से A1 अपॉन A2 किया जाए तो ये भी कांस्टेंट है, जो कि हमने वितरण गुणांक के रूप में पहले प्रदर्शित किया है। तो रासायनिक विभव के अंतर भी कांस्टेंट के रूप में और सक्रियताओं के अनुपात भी कांस्टेंट या स्थिरांक के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इन दोनों को प्रदर्शित करने पर ये प्राप्त होगा। हेनरी के नियम से हम सक्रियताएं और मूल भिन्न के मध्य संबंध प्रदर्शित करते हैं, जिसमें सक्रियताएं मूल भिन्न के समानुपाती होती है। अतः हम जहाँ A1 है उसकी जगह x1 के समानुपाती प्रदर्शित कर सकते हैं और A2 को x2 के रूप के समानुपाती प्रदर्शित कर सकते हैं, जहाँ पर x1 और x2 विलेय की प्रावस्था 1 में और विलेय की प्रावस्था 2 में क्रमशः मूल भिन्न को प्रदर्शित करता है। तो सक्रियताएं मूल भिन्न के समानुपाती होती है, इसलिए सक्रियताओं का अनुपात मूल भिन्नों के अनुपात x1 x2 के अनुपात के बराबर होगा। मूल भिन्नों का अनुपात मूलों की संख्या व सांद्रता अनुपात के बराबर होता है। अतः अब तीसरे रूप में हम प्रदर्शित कर रहे हैं, पहले सक्रियताओं का अनुपात मूल भिन्नों के अनुपात के बराबर और मूल भिन्नों का अनुपात मूलों की संख्या n1 और n2 के अनुपात के बराबर, और तनु विलयनों के लिए यह सांद्रता के अनुपात के बराबर होता है, जहाँ पर C मूलरता या मोलेरिटी को प्रदर्शित करता है। इसलिए A1 A2 बराबर x1 x2 बराबर n1 अपॉन n2 बराबर c1 अपॉन c2 ये एक कांस्टेंट होता है, और इसी को हम वितरण गुणांक कहते हैं। इसलिए नन समीकरण वितरण नियम के अनुसार c1 व c2 का अनुपात वितरण गुणांक के बराबर होता है, जो एक नियतांक व स्थिरांक है जिसे k से प्रदर्शित करते हैं। अब नष्ट वितरण नियम किन परिस्थितियों पर लागू होता है वो महत्वपूर्ण है। इसमें आपको उपयुक्त नियम लगाने से पहले प्रयोग की परिस्थितियों को स्पष्ट करना अनिवार्य है, जिसमें है ताप स्थिर, दाब स्थिर, वितरण पूर्णतः साम्य के अंदर हो, विलयन तनु हो, दोनों विलायक पूर्ण अमिश्रणीय हो, अर्थात बेंजीन और जल जैसे लिया था ऐसे कोई भी दो विलायक लिए जाएं जो कि पूर्ण अमिश्रणीय होने अनिवार्य हैं। विलेय दोनों में घुलनशील होना चाहिए, अर्थात आयोडीन जैसे लिया है तो जल और बेंजीन दोनों में घुलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा पदार्थ लिया जाए जो जल में घुलनशील है लेकिन बेंजीन में नहीं घुल रहा, या बेंजीन में घुलनशील है और जल में नहीं घुल रहा, तो भी उसको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता या वितरण नियम लागू नहीं किया जा सकता। विलेय का विलायक में संयोजन व वियोजन नहीं होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा, नहीं तो ये नियम लागू नहीं होता है। तो इस तरीके से टोटल 7 परिस्थितियां हैं। ताप स्थिर, दाब स्थिर, वितरण साम्य स्थापित, विलयन तनु, विलायक दोनों पूर्ण अमिश्रणीय, और विलेय दोनों विलायकों के अंदर गुण घुलनशील होना चाहिए, और विलेय
विलायक में घोलने के बाद संयोजन और वियोजन प्रदर्शित नहीं करता हो, तब भी यह वितरण नियम या नॉन्स वितरण नियम प्रभावी रूप से लागू होता है। लेकिन यदि उपरोक्त दी गई परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन हो जाए तो नॉन्स वितरण नियम से विचलन प्रदर्शित होता है। और अब हम ले रहे हैं विचलन की विभिन्न परिस्थितियां या प्रक्रियाएं, जिसमें हम ले रहे हैं पहला, नॉन्स वितरण नियम से विचलन। और विचलन का अर्थ ये है कि ऊपर जो परिस्थितियां दी गई है उसमें से एक भी यदि या कोई भी एक परिवर्तित कर दी जाए तो यह नियम अपने मूल से विचलन प्रदर्शित करता है, जिसमें से हम यहाँ पर केवल 3 का अध्ययन कर रहे हैं। पहला है विलेय का विलायक में वियोजन हो जाए तो विचलन प्रदर्शित होगा, और विचलन के बाद में नए नॉन्स वितरण नियम को प्रदर्शित किया जाएगा। विलेय का विलायक के साथ अगर संयोजन भी हो जाए, अर्थात विलेय और विलायक किसी नए यौगिक का निर्माण कर दे, तो भी वितरण नियम विचलित होता है। और तीसरे में विलेय की विलायक के साथ अभिक्रिया अगर हो जाए, विलेय का विलायक के साथ संयोजन और विलायक के साथ अभिक्रिया हो जाने पर, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में थोड़ा ध्यान देना। पहला सही है विलेय का विलायक में वियोजन, और दूसरा है विलेय का विलायक में संयोजन होने पर, के साथ संयोजन नहीं है, में संयोजन होने पर, अर्थात विलेय के दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं तो भी विचलन प्रदर्शित होता है। तो पहला हम ले रहे हैं विलेय का विलायक में वियोजन अगर हो जाए, तो अर्थात जैसे नमक लिया गया है, अगर उसको बेंजीन और जल के अंदर घुला जाए तो, या ऐसा कोई विलेय लिया जाए जो एक प्रावस्था में आयनीकृत होता है दूसरे में नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रक्रिया को हम विलेय का विलायक में वियोजन कहते हैं। दो भिन्न प्रावस्थाओं में एक्स विलेय दूसरी प्रावस्था में यदि वियोजित होता है तथा वियोजन की मात्रा अल्फा है, तो हम इसको किस रूप में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर दो प्रावस्थाएं दी गई है, जिसमें विलेय है एक्स, जिसमें पहली प्रावस्था के अंदर विलेय की एक्स विलेय की सांद्रता C1 और दूसरी प्रावस्था के अंदर इसकी सांद्रता मान लीजिए कितनी है C2। लेकिन दूसरी प्रावस्था में X वियोजित होकर A और B दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो चूंकि X A और B के योग के बराबर है तो C2 यहाँ पर प्रारंभ में तो होगा 0,0, लेकिन प्रावस्था साम्य प्राप्त होने के बाद C2 में से C2 अल्फा वियोजन हो जाएगा, जिसमें A के मोल बनेंगे C2 अल्फा और B के मोल भी बनेंगे C2 अल्फा। तो आप इसको इस तरीके से लिखें, X बराबर A प्लस B। प्रारंभ में X की सांद्रता C2 है, जो A और B की सांद्रता 0,0 है, लेकिन जैसे ही C2 में से C2 अल्फा, अल्फा या वियोजन की मात्रा है, इतने सांद्रता का वियोजन हो जाता है, या X की C2 अल्फा सांद्रता वियोजित हो जाती है, तो एक X के वियोजन से एक A और A की B बन रहा है, इसलिए X के C2 अल्फा वियोजन से A के C2 अल्फा बनेंगे और B के B C2 अल्फा बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में इसको सरल किया जाए तो X की सांद्रता हो जाएगी C2 इंटू 1 माइनस अल्फा, A की हो जाएगी C2 इंटू अल्फा और B की हो जाएगी C2 इंटू अल्फा। तो ये इनकी साम्य सांद्रताएं प्रदर्शित करती है। तो नॉन्स वितरण नियम से विलेय X दोनों प्रावस्थाओं में वितरित होने के पश्चात किसी एक प्रावस्था में वियोजित होता है तो साम्य पर अवियोजित विलेय की सांद्रता दूसरी प्रावस्था की सांद्रता के साथ निश्चित वितरण दर्शाती है। यदि अल्फा वियोजन की मात्रा है तो X की विलयन में सांद्रता हो जाएगी C2 इंटू 1 माइनस अल्फा। तो पहली प्रावस्था में चूंकि वियोजन संयोजन नहीं हो रहा है इसलिए C1 वही सांद्रता रहेगी, लेकिन दूसरे प्रावस्था में जहाँ पर वियोजन हो रहा है, वियोजन की मात्रा अल्फा है, तो X की सांद्रता दूसरी प्रावस्था में बचेगी C2 इंटू 1 माइनस अल्फा। चूंकि इन दोनों के मध्य वितरण हो रहा है इसलिए हम केवल X की सांद्रता को दर्शाते हैं, और इन दोनों का अनुपात निश्चित गुणांक X या वितरण गुणांक के बराबर होता है। जहाँ अल्फा वियोजन की मात्रा है, अगर प्रारंभिक मात्रा विलेय की प्रारंभिक मात्रा या X की प्रारंभिक मात्रा भिन्न दे रखी इकाई से भिन्न है तो हम इस रूप में अल्फा को ज्ञात करते हैं।
एल्फा बराबर प्रतिशत वियोजन कितना हो रहा है बटा 100 इंटू प्रारंभिक मात्रा किसकी एक्स की प्रारंभिक मात्रा 1 लिखी है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत बटा 100 करके अल्फा निकाल लेंगे। और यदि प्रारंभिक मात्रा 1 इकाई से भिन्न है तो यहाँ मान रख के अल्फा ज्ञात करेंगे, फिर समीकरण में रखकर के या C1 का निर्धारण करते हैं। फिर है दूसरा पॉइंट या दूसरा कारक जिसकी वजह से नंस्ट वितरण नियम विचलन प्रदर्शित करता है। दूसरा है विलेय का विलायक में संयोजन होने पर, ये विलायक के साथ नहीं है, विलायक में संयोजन होने पर यदि किसी विलेय द्वारा एक प्रावस्था में संयोजित हो जाता है तो नंस्ट वितरण नियम से विचलन प्रदर्शित करेगा। जैसे पहले किसी एक प्रावस्था में वियोजित हो रहा था तो विचलन प्रदर्शित करता था, और अब किसी एक प्रावस्था के अंदर यदि संयोजित हो जाता है तो भी यह विचलन प्रदर्शित करेगा। माना विलेय x दूसरी प्रावस्था में संयोजित होकर या इसके n मूल या x के n मूल संयोजित होकर xn बनाते हैं तो दूसरी प्रावस्था के अंदर nx साम्य में रहेगा xn के साथ में। संयोजन प्रक्रिया को हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो ऊपर वाली प्रावस्था में x की सांद्रता C1 के बराबर है, जबकि दूसरे के अंदर x की सांद्रता ज्ञात नहीं है क्योंकि यह संयोजित हो जाता है। तो संयोजन को किस रूप में प्रदर्शित करेंगे, इस रूप में xn साम्य में xn, n नीचे रखना है और n मूल x के लेकर के इसको 1 में परिवर्तित कर देना है। प्रावस्था सेकंड में संयोजित मूलों की संख्या ज्ञात किया जाना संभव नहीं होता है, अतः द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से साम्य स्थिरांक को हम इस रूप में दर्शाते हैं। माना n अणु या मूल संयोजित हो रहे हैं तो उसको हम निम्न रूप में दर्शाते हैं। साम्य स्थिरांक के रूप में यदि प्रदर्शित करें तो ऊपर वाला साम्य है nx साम्य में है xn के। तो साम्य स्थिरांक द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार उत्पाद की सांद्रता या सक्रियता बटा क्रिया कारकों की सक्रियता। चूंकि क्रिया कारक के मूल n है तो हम घातांक लगा देते हैं n। तो इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा x की पावर या x की सक्रियता की पावर n बराबर 1/k इक्विलिब्रियम इंटू xn की सक्रियता। इसलिए दूसरी प्रावस्था में x की सक्रियता बराबर हो जाएगा 1/k इक्विलिब्रियम इंटू xn और पूरे की घातांक हो जाएगी 1/n। यदि संयोजित मूलों की संख्या C2 है तो xn की जगह हम इसको C2 लिख देंगे और C2 लिखने पर हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा यह संबंध। तो ये आ जाएगा x की सक्रियता बराबर 1/k इक्विलिब्रियम की घातांक 1/n इंटू C2 की घातांक 1/n, और यहाँ पर C2 हमने xn की जगह प्रदर्शित किया है जहाँ n संयोजित मूलों की संख्या है। हम यहाँ पर xn को ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमने x के मूल यूज किए थे वो सारे के सारे संयोजित हो गए हैं। वियोजन में पूर्ण वियोजन नहीं हो रहा था, इसलिए हमने सीधे x की सक्रियता को प्रदर्शित किया C2 से। लेकिन चूंकि यहाँ पर पूर्ण संयोजन हो जाता है, ऐसी स्थिति में x की सक्रियता पूर्णतः xn बनने के बाद ही प्रभावी रूप से प्राप्त होगी। इसलिए हम xn की जगह C2 लिख रहे हैं घातांक 1/n, जहाँ n संयोजित मूलों की संख्या को दर्शाता है। दंड समीकरण से प्रावस्था 1 में x की सांद्रता बटा प्रावस्था सेकंड में x की सांद्रता या सक्रियताओं का अनुपात k के बराबर होता है। अतः पहली प्रावस्था में x की सांद्रता C1 दे रखी है, जबकि दूसरी प्रावस्था में x की सांद्रता संयोजित होने के बाद ऊपर समीकरण 1 से हमने दी है वो प्राप्त होगी। समीकरण 1 से मान रखने के बाद समीकरण 2 प्राप्त होता है। अब हम ले रहे हैं या
जो इसमें 1/k इक्विलिब्रियम की पावर 1/n, ये भी एक नया स्थिरांक है, इसलिए उसको भी k के साथ संयोजित करके हम वितरण गुणांक नया k1 प्रयुक्त करते हैं। अतः सूत्र हमारे को प्राप्त हो जाएगा C1/n रूट C2, n घातांक युक्त C2 या C2 घातांक 1/n है, तो n इंटू या n सी रूट C2 k1 के रूप में दर्शाया जाता है। समीकरण नंबर हो जाएगा 3। तो समीकरण 3 C1/n रूट C2 का अनुपात k1 स्थिरांक को या वितरण गुणांक को दर्शाता है। उसके लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि बेंजीन और जल के मिश्रण में बेंजोइक अम्ल मिलाने पर बेंजोइक अम्ल C6H6 प्रावस्था में संयोजित होकर द्विलक का निर्माण करता है, अर्थात n का मान 2 हो जाता है। उपर्युक्त प्रावस्थाओं हेतु नॉन्स्ट वितरण नियम से यदि प्रदर्शित किया जाए तो जल में बेंजोइक अम्ल की सांद्रता बटा बेंजीन प्रावस्था में बेंजोइक अम्ल की सांद्रताओं का अनुपात वितरण गुणांक के बराबर होगा। इसे ग्राफ चित्र के रूप में प्रदर्शित किया गया, जिसमें ऊपर की प्रावस्था बेंजीन की है और नीचे प्रावस्था जल की। ऊपर की प्रावस्था में संयोजन हो जाता है, संयोजन की मात्रा n बराबर 2 लिख रखा है, अतः C6H5COH के 2 अणु जुड़ जाएंगे और बेंजीन जल में C6H5COH का अणु एक ही रहता है। यहाँ पर आपको सामान्य बेंजोइक अम्ल के आयनन को नेग्लेक्ट कर देना है या नेग्लेक्ट मान करके प्रदर्शित करना है। तो इस रूप में चूंकि संयोजन की मात्रा 2 है, इसलिए इसके लिए जो वितरण गुणांक या नियम आएगा वो होगा C1/रूट C2 इक्वल टू k के बराबर। यहाँ पर रूट C2 का मतलब है कि बेंजोइक अम्ल के 2 अणु संयोजित होते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना, चूंकि संयोजन बेंजीन प्रावस्था में हो रहा है तो इसको हम सेकंड प्रावस्था मानेंगे और जल को हम प्रथम प्रावस्था मान करके यह वितरण गुणांक दर्शाते हैं। नेक्स्ट है तीसरा और अंतिम प्रावस्था विचलन, जिसमें हम नॉन्स्ट वितरण नियम से तीसरे विचलन की बात कर रहे हैं। ये बहुत अहम और महत्वपूर्ण है और इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेते